हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर ऑनलाइन क्लासेस। आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। माय डियर स्टूडेंट, अपना जो भारत का भौतिक विभाग चल रहा है, इसके अंतर्गत अपन भारत के द्वीप समूह पढ़ रहे थे और द्वीप समूह के अंदर अपना जो अरब सागर के द्वीप थे वो अरब सागर के द्वीप अपन पढ़ चुके हैं। अब आज के वीडियो के अंदर अपन इसका जो लास्ट भाग है बंगाल की खाड़ी के द्वीप, ये अपन आज पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं अपन बंगाल की खाड़ी के द्वीप। बंगाल की खाड़ी के द्वीप समूह, ठीक है। बंगाल की खाड़ी के द्वीप समूह अपन अभी देख लेते हैं। तो बंगाल की खाड़ी जो है अपने भारत के पूर्वी भाग में स्थित है। जैसे इस प्रकार से ये अरब सागर है, ये हिंद महासागर है और इधर बंगाल की खाड़ी, बंगाल की खाड़ी, ठीक है। तो वैसे अगर देखा जाए तो भाग इसका हिंद महासागर का भाग है, लेकिन ये धरातलीय भाग आने के कारण इसको क्या कहा जाता है, बंगाल की खाड़ी कहा जाता है। तो इसी प्रकार अपने जो बंगाल की खाड़ी में जो द्वीप है, इन द्वीपों के अंदर भी दो प्रकार के द्वीप भी कौन कौन से हैं। एक तो आ जाएंगे अपतटीय द्वीप, मतलब जो समुद्र के किनारे वाले भाग में जो द्वीप है उनको अपन क्या कहते हैं, अपतटीय द्वीप के नाम से इसको जाना जाता है। तो माय डियर स्टूडेंट, अपतटीय जो द्वीप है इनके अंदर एक द्वीप है, इसका नाम आपने सुना होगा श्रीहरिकोटा। कौन सा द्वीप है, श्रीहरिकोटा द्वीप। इसका नाम आप लोगों ने सुना होगा, पहले हरिकोटा का नाम सुना होगा कि भारत में जितने भी अंतरिक्ष संबंधित जो कार्य होते हैं, जैसे सैटेलाइट वगैरह लॉन्च करते हैं या उनका प्रक्षेपण वगैरह करने का जो कार्य है वो कार्य जो है हरिकोटा से ही किया जाता है। अब आपको समझ में आ रहा होगा कि हरिकोटा द्वीप कहाँ पर है। तो अंतरिक्ष संबंधित जितने कार्य है उनके लिए एक महत्वपूर्ण द्वीप कौन सा है, हरिकोटा द्वीप। इसकी अवस्थिति कहाँ पर है, तो इसका उत्तर आ जाएगा आंध्र प्रदेश में, ठीक है। श्रीहरिकोटा जो द्वीप है उसकी अवस्थिति कहाँ पर है, आंध्र प्रदेश के अंदर, ठीक है। और इस हरिकोटा द्वीप के ऊपर सतीश धवन अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र है, अनुसंधान केंद्र है। ध्यान रखना कि सतीश धवन अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र कहाँ है, हरिकोटा द्वीप में और आंध्र प्रदेश के अंदर है। मतलब जितने भी भारत के अंतरिक्ष संबंधित जो कार्य है, सैटेलाइट वगैरह बनाना, लॉन्च करना, ये सारे वैज्ञानिक जो कार्य है वो इसी हरिकोटा द्वीप पर सतीश धवन अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र पर किए जाते हैं। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट द्वीप है भारत के लिए। इसके बाद में नंबर 2 जो है वो है आपका एक द्वीप, जिसको बोलते हैं अपन व्हीलर द्वीप। व्हीलर द्वीप, ये व्हीलर द्वीप जो है ओडिशा राज्य के अंदर है, ओडिशा राज्य के अंदर है। और किसके द्वारा निर्मित है, तो उत्तर आ जाएगा नदी के द्वारा निर्मित है। और एक नदी है ब्राह्मणी, ब्राह्मणी, ब्राह्मणी नदी के मुहाने पर है, ठीक है, मुहाने पर। यहाँ पर देखें तो उड़ीसा के अंदर इस भाग के अंदर यदि ब्राह्मणी नदी के मुहाने पर, इसको कहते हैं व्हीलर द्वीप, ठीक है। फिर देखो तीसरा जो द्वीप है अपने
बंगाल की खाड़ी में जो तीसरा द्वीप है उसके अंदर आ जाएगा एक तो गंगा सागर द्वीप, गंगा सागर द्वीप, और एक का नाम है न्यू मुरे द्वीप। ठीक, गंगा सागर द्वीप और न्यू मुरे द्वीप, ये दोनों द्वीप कहां पर है? तो उत्तर आ जाएगा पश्चिम बंगाल में। पश्चिम बंगाल में गंगा नदी के मुहाने पर है, गंगा के मुहाने पर। अब गंगा के मुहाने पर तो इसका निर्माण भी कैसे हुआ भाई? इसका निर्माण भी गंगा नदी ने किया है भाई। गंगा नदी जो अपने साथ में बहुत सारे अवसाद लेके आती है, और ये अवसाद जब धीरे धीरे वहां पर जमा हुए तो वहां पर ये द्वीप बन गए, गंगा सागर द्वीप और न्यू मुरे द्वीप। ठीक है। दूसरी बात, जो न्यू मुरे द्वीप है, न्यू मुरे द्वीप, इस द्वीप को लेकर भारत में बांग्लादेश के बीच में विवाद चल रहा है। ठीक है, भारत और बांग्लादेश के बीच विवाद चल रहा है इसको लेकर। समझ में आई बात? भारत और बांग्लादेश के बीच में विवाद कौन से द्वीप को लेकर है? न्यू मुरे द्वीप के लेकर है। दूसरी बात, गंगा नदी के जल के लेकर भी विवाद है, जल के बंटवारे को लेकर भी विवाद है कि भारत ने यहाँ पर एक बांध बना रखा है, फरक्का बांध, फरक्का बांध। तो इस फरक्का बांध में क्या है? देखो, भारत ने यह फरक्का बांध क्यों बनाया है? क्योंकि अपने गंगा की एक वितरणी है हुगली नदी, हुगली नदी जो पश्चिमी बंगाल में बहती है। ये हुगली नदी जो है, इस हुगली नदी के ऊपर अपना एक पतन स्थित है, बंदरगाह स्थित है, जिसको अपन हुगली बंदरगाह या कोलकाता बंदरगाह के नाम से इसको जानते हैं। हल्दिया पतन भी बोलते हैं उसको। तो ये हुगली में शुष्क ऋतु में पानी की कमी हो जाती है, इसलिए इस नदी में पानी की आपूर्ति को पूरा करने के लिए भारत ने फरक्का बांध बनाया है। ये बांग्लादेश की सीमा पर है नीचे। तो भारत जो है ग्रीष्म ऋतु के दौरान जब बारिश अधिक होती है मौसम के अंदर, तो बारिश के दौरान भारत वाले इसका पानी क्या करते हैं? जब मान लो भर गया हो बहुत सारा पानी, तो भरने के बाद पानी को छोड़ते। अब छोड़ने के कारण बांग्लादेश में क्या आती है? बाढ़ दिखाती है, तो बांग्लादेश में बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। दूसरी बात, शुष्क ऋतु आती है तो भारत वाले पानी को छोड़ते नहीं। ठीक है ना? तो इसको लेकर दोनों देशों के बीच विवाद चल रहा है। साथ में न्यू मुरे द्वीप जो है, ये न्यू मुरे द्वीप को लेकर भी भारत और बांग्लादेश के बीच में विवाद बना हुआ है। इस प्रकार से अब तटीय द्वीपों के अंदर ये गंगा सागर और न्यू मुरे द्वीप जो है गंगा के मुहाने पर है। इसके अलावा एक पाम्बन द्वीप हो रहा है, पाम्बन द्वीप। ये पाम्बन द्वीप जो है ये तमिलनाडु के पास, तमिलनाडु के पास। ठीक है। और इसी पाम्बन द्वीप पर भारत का एक धाम है, रामेश्वरम धाम। ये रामेश्वरम धाम जो है इसी पाम्बन द्वीप के ऊपर स्थित है। भारत के जो 4 धाम है ना, इन 4 धामों के अंदर एक धाम कौन सा है अपना दक्षिण के अंदर? रामेश्वरम। दूसरी बात, आप लोगों ने सुना होगा राम सेतु। राम सेतु, राम सेतु क्या था? भगवान श्री राम जब श्रीलंका सीता को लाने के लिए गए थे, तो उन्होंने एक बांध बनाया था जिसको राम सेतु कहते हैं। और ऐसा कहा जाता है कि वो पानी जो है उस पानी के अंदर वो पत्थर तैरने लगे थे, तो बांध तैयार हो गए। ठीक है। दूसरी बात, वर्तमान समय के अंदर भी इस राम सेतु को पानी के अंदर देखा जा सकता है। डूबा हुआ भाग पानी के ऊपर, मतलब ज़्यादा डूबा नहीं, घुटनों जितना पानी उसके ऊपर आया हुआ है। तो ये सत्य बात है कि यहाँ पर प्राचीन समय के अंदर एक बांध बना हुआ था। तो पाम्बन द्वीप पर ये पाम्बन बांध जो है ये बना हुआ है। तो माय डियर स्टूडेंट, ये अब तक ये जो द्वीप है अपने आप लोगों को समझ में आ गए होंगे। अब तक ये द्वीपों के अंदर हरिकोटा द्वीप है, सतीश धवन अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र इसी पर स्थित है। वहीला द्वीप ओडिशा के अंदर है। गंगा सागर न्यू मुरे द्वीप कहाँ पर है? पश्चिम बंगाल में गंगा के मुहाने पर है। और पाम्बन द्वीप जो है ये तमिलनाडु के अंदर है। ये तो तटीय हो गए, अब तक ये द्वीप इनको कह सकते हैं। ठीक है। अब अपन आगे देखते हैं कि दूरस्थ जो द्वीप है वो देखते हैं।
द्वीपों के अंदर देखो अपने है अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। ये अपने भारत के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट द्वीप है। हिंद महासागर के अंदर, दक्षिण पूर्वी एशियाई क्षेत्रों के अंतर्गत अपना दबदबा बनाने के लिए भारत के लिए अंडमान निकोबार द्वीप समूह जो है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब इनका निर्माण कैसे हुआ था? इनका निर्माण कैसे हुआ? तो निर्माण के अंदर स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था, इनका जो निर्माण हुआ था वो हिमालय से माना गया है। किससे माना गया है? हिमालय से माना गया है। अब आप लोग पूछोगे भाई हिमालय से इसका निर्माण कैसे हुआ? तो सीधी सी बात है कि कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि जो हिमालय पर्वत है, जैसे मान लो किस प्रकार से फैला हुआ, इसको देखते हैं स्थिति से एक बार। मान लो ये अपने भारत का मानचित्र है, सिर्फ सटीक तो नहीं बना है लेकिन फिर भी अपन मान लेते हैं इसको। ये मान लेते हैं, ठीक है। अब देखो इसके अंदर हिमालय की जो स्थिति है वो इस प्रकार से, यहां तक इस प्रकार से लगभग 2500 किलोमीटर में ये हिमालय फैला हुआ है। ठीक है, तो मैंने इसका जो विस्तार है जम्मू कश्मीर से अरुणाचल प्रदेश तक माना गया है। लेकिन यहाँ पर ये इस प्रकार से एल आकार में मुड़ने के बाद में इस प्रकार से ये फैला नहीं, जैसे ये पटकाई भूम है, पटकोई भूम, ये हिमालय का भाग है, अरुणाचल प्रदेश के अंदर है। इसी प्रकार नागा हिल्स, मणि हिल्स, मणिपुर हिल्स आ जाएंगे। इसी प्रकार मिजो हिल्स, मिजो या लुसाई, ठीक है, लुसाई हिल्स ये आ गई। तो इस प्रकार फैली हुई है। अब देखो इसी प्रकार ये जो हिमालय है, ये वैज्ञानिकों का मानना है कि इसे हिंद महासागर का विस्तार है। लेकिन भविष्य में क्या हुआ था कि कालांतर में क्या हुआ कि ये वाले जो भाग है वो पानी के अंदर क्या हो गए, डूब गए। ठीक है, पानी डूब गए, लेकिन कई सालों बाद में वापस क्या हुआ, इसके कुछ जो चोटियां हैं वो बाहर निकल गई। तो बाहर निकल गई। तो ऐसे लोग मानते हैं कि हिमालय का जो डूबा हुआ भाग है उसका कुछ भाग वर्तमान समय के अंदर फिर से बाहर निकल गया है। उसी को अंडमान निकोबार द्वीप समूह माना गया है। ठीक है ना, इसलिए इसको मानते हैं कि हिमालय से अंडमान निकोबार द्वीप समूह की उत्पत्ति हुई। ठीक है, ठीक है भाई। अब देखो इसके बारे में खास बात अपन देखें। अपने एक नेता थे सुभाष चंद्र बोस। इस सुभाष चंद्र बोस ने अंडमान और निकोबार दो है ना, तो अंडमान को इन्होंने शहीद बताया था। अंडमान को इन्होंने क्या बताया था, शहीद। जबकि निकोबार जो द्वीप है उसको इन्होंने स्वराज के नाम से जाना था, मतलब स्वराज नाम इन्होंने दिया था इसको। ठीक है, दूसरी बात,
अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी कौन सी है? तो इसकी राजधानी मानी गई है पोर्ट ब्लेयर को, पोर्ट ब्लेयर को। ठीक है, इसी पोर्ट ब्लेयर के अंदर एक जेल है, भारत की प्राचीन जेल है, जिसको अपन बोलते हैं सेल्यूलर जेल। कौन सी जेल है भाई? सेल्यूलर जेल। ये सेल्यूलर जेल जो है वो भी कहाँ पर है? इसी पोर्ट ब्लेयर में है, अंडमान निकोबार के अंदर पोर्ट ब्लेयर के अंदर ये सेल्यूलर जेल है। और इसी जेल में सजा देने वाले लोगों को काला पानी की सजा दी जाती थी, काला पानी की सजा। कहने का मतलब अंग्रेज जब भारत के अंदर किसी प्रकार की कोई क्रांतिकारी घटनाएं होती थी तो उस क्रांतिकारी घटनाओं को दबाने के लिए वो उनको ले जाकर इससे सेल्यूलर जेल या काले पानी की जेल के अंदर काले पानी की सजा देते, और काले पानी की सजा जिसको दी जाती है उसको सेल्यूलर जेल के अंदर ही रखा जाता था। मतलब इसके चारों तरफ पानी है तो कैदी के भागने का कोई चांस ही नहीं था कि किसी प्रकार से कैदी भाग सकता है। ठीक है ना, क्योंकि चारों तरफ उसके पानी बीच में जेल है, तो इसलिए काले पानी की सजा थी, चारों तरफ पानी पानी और कुछ नहीं, सेल्यूलर जेल के नाम से जाना जाता है। तो ये सेल्यूलर जेल जो अंग्रेजों ने कहाँ बनवाई थी? पोर्ट ब्लेयर के अंदर बनवाई थी। ठीक है, ये भी अंडमान निकोबार द्वीप समूह के अंतर्गत ही स्थित है। ठीक है, इसके बाद में देखो और अगर बात करें तो भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश भी ये है, सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश, केंद्र शासित प्रदेश। ठीक है, सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश भी कौन सा है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। इसकी राजधानी पोर्ट ब्लेयर में है। और ये पोर्ट ब्लेयर जो है, ये पोर्ट ब्लेयर जो है ये दक्षिणी अंडमान के अंदर है, दक्षिणी अंडमान में स्थित है, दक्षिणी अंडमान में स्थित है। पोर्ट ब्लेयर दक्षिणी अंडमान में स्थित है। इसके अलावा और अगर हम बात करें तो देखो भारत का सबसे अंतिम बिंदु, भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु, दक्षिणतम बिंदु जो है कौन सा है आपको पता है? इंदिरा पॉइंट, इंदिरा पॉइंट। ये इंदिरा पॉइंट भी कहां पर है? तो आपका उत्तर हो जाएगा निकोबार द्वीप समूह के अंदर, ग्रेट निकोबार के अंदर। निकोबार का सबसे दक्षिण वाला भाग जो उसको क्या कहते हैं अपन? ग्रेट निकोबार के नाम से जानते हैं। तो ग्रेट निकोबार का दक्षिण भाग है इंदिरा पॉइंट। एक बार सन 2004 में सुनामी आई थी, इस सुनामी के अंदर ये इंदिरा पॉइंट पानी के अंदर डूब गया था, लेकिन वर्तमान समय के अंदर धीरे धीरे वापस ये बाहर निकल आया। तो भारत का जो सबसे दक्षिणतम बिंदु है ये कौन सा है? इंदिरा पॉइंट है। ठीक है, ये इसकी मुख्य बातें हैं। फिर अपन देखें तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह जो है इसको मुख्य रूप से दो भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया इसको? दो भागों में। एक भाग है पहला भाग जो इसको बोलते हैं अपन अंडमान द्वीप समूह। ठीक है, पहला भाग कौन सा है इसका? अंडमान द्वीप समूह। मतलब इसके दो भाग है, ऊपर वाला अंडमान, नीचे वाला कौन सा हो गया? निकोबार। अंडमान जो द्वीप समूह है इसको, इसके तीन पार्ट में, एक तो आ गया उत्तरी अंडमान, उत्तरी अंडमान, मध्य अंडमान, तीसरा रहेगा दक्षिणी अंडमान। ठीक है, दक्षिणी अंडमान। और इस दक्षिणी अंडमान के नीचे जो है एक छोटा सा पार्ट है, इसको कहते हैं लिटिल अंडमान, या इसको लघु अंडमान के नाम से भी जाना जाता है, लघु अंडमान के नाम से भी जाना जाता है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। चार पार्ट हो गए इसके अंदर। ठीक है, उत्तरी, मध्य और दक्षिणी अंडमान। सबसे दक्षिण के अंदर कौन सा आ गया? द्वितीय अंडमान, इसको लघु अंडमान के नाम से भी जाना जाता है। अब देखो इसके अंदर दो तीन बातें और है। जैसे ये मध्य अंडमान जो है इसके उत्तर के अंदर एक द्वीप है,
इसको अपन कहते हैं बेरन द्वीप। बेरन द्वीप, बेरन द्वीप क्यों प्रसिद्ध है? ये एशिया का, भारत का नहीं, एशिया का, दक्षिणी एशिया का, दक्षिणी एशिया का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है, सक्रिय ज्वालामुखी है। कौन सा? बेरन द्वीप। ठीक है, बेरन द्वीप जो है सक्रिय ज्वालामुखी, सक्रिय ज्वालामुखी का मतलब ऐसा ज्वालामुखी जिससे वर्तमान समय के अंदर भी लावा निकल रहा है। तो ये एकमात्र एक ऐसा सक्रिय ज्वालामुखी है। इसके अंदर प्रथम उद्गार जो हुआ था ये 1787 के अंदर, इसमें पहली बार जो है लावा बाहर निकला था, प्रथम उद्गार। ठीक है, प्रथम उद्गार इसमें 1787 में हुआ था। और भारत का, एशिया का जो सबसे सक्रिय ज्वालामुखी, एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है? बेरन द्वीप है। इसके अलावा एक जगह और है इसके अंदर द्वीप, नारकोंडम, इसी के पास में है नारकोंडम। ये नारकोंडम जो है वो भारत का एकमात्र सुसुप्त ज्वालामुखी है, सुसुप्त ज्वालामुखी। सुसुप्त ज्वालामुखी कौन सा होता है? सुसुप्त ज्वालामुखी का मतलब होता है ऐसा ज्वालामुखी जिससे लावा निकलना बंद हो गया हो, लेकिन कुछ सालों बाद में उसके अंदर दोबारा लावा निकलना चालू हो जाता है। ऐसे ज्वालामुखी को अपन क्या कहते हैं भाई? सुसुप्त ज्वालामुखी कहते हैं इसको। ठीक है, तो नारकोंडम जो है वो एकमात्र सुसुप्त ज्वालामुखी है और बेरन द्वीप जो है एशिया का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी। ठीक है, इसके बाद में देखो और अगर अपन देखें तो यहां पर इसकी जो सबसे ऊंची चोटी है, सबसे ऊंची चोटी, सबसे ऊंची चोटी, सबसे ऊंची चोटी तो वह है सेंडल पीक। सेंडल पीक वो कहां पर है? उत्तरी अंडमान के अंदर है। भाई अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? सेंट्रल पीक है। इसकी ऊंचाई जो लगभग 732 या 33 मीटर के लगभग मानी गई है। मध्य अंडमान की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? माउंट डियोबोली है, माउंट डियोबोली। ठीक है, सबसे ऊंची चोटी सेंट्रल पीक है। उसके बाद में दूसरे नंबर पे माउंट डियोबोली मध्य अंडमान की सबसे ऊंची चोटी है, और माउंट कोयोको, माउंट कोयोको, कोयोको, ये माउंट कोयोको जो है तीसरे नंबर की सबसे ऊंची चोटी है। ये फर्स्ट पे आ गई, ये सेकंड पे आ गई और ये थर्ड पे आ गई। क्वेश्चन क्या आ गया? उत्तरी अंडमान की सबसे ऊंची चोटी सेंट्रल पीक, अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची चोटी सेंट्रल पीक, 732 मीटर ऊंची है, 732 मीटर की ऊंचाई है। फिर आएगा दूसरे नंबर की या मध्य अंडमान की सबसे ऊंची चोटी माउंट डियोबोली, दक्षिणी अंडमान की सबसे ऊंची चोटी माउंट कोयोको। इस प्रकार से ये पर्वत चोटियां इसके अंतर्गत पाई जाती है। इसके अलावा उत्तरी अंडमान के ऊपर, चलो मैं यहाँ पे लिखा दूं, इसका थोड़ा सा डायग्राम बना के आपको समझा देता हूँ। जैसे एक द्वीप है यहाँ, इसको बोलते हैं लैंडफॉल द्वीप, लैंडफॉल द्वीप। ये सबसे उत्तरी द्वीप है, सबसे उत्तरी द्वीप। ठीक, फिर इसके नीचे वाले भाग के अंदर इस प्रकार से ये आ गया आपका उत्तरी अंडमान, यहां पर आ गया आपका नारकोंडम, इसके नीचे आ गया आपका बेरन द्वीप, बेरन द्वीप। फिर देखो उत्तरी के बाद में ये एक बड़ा सा भाग है, इसको बोलते हैं मध्य अंडमान, और ये वाला जो भाग हो गया इसको बोलेंगे अपन दक्षिणी अंडमान, दक्षिणी अंडमान। और इसी के अंदर इसकी राजधानी जो है पोर्ट ब्लेयर स्थित है, पोर्ट ब्लेयर। और यहाँ पर एक छोटा है, इसको बोलेंगे लिटिल अंडमान, लिटिल अंडमान।
ठीक है, ये द्वीप हो गए। अब यहाँ पर मैंने बताया था इसकी सबसे ऊंची चोटी है सेंडल पीक। सेंडल पीक 732 मीटर ऊंचाई इसकी, ठीक है। यहाँ पर है माउंट डिओवली, डिओवली, ठीक है। और इस भाग की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? माउंट कोयोगो, कोयोगो, ठीक है भाई। इस प्रकार से ये इसकी खासियत है। और भी छोटे छोटे यहाँ पर बहुत सारे द्वीप है। तो अंडमान निकोबार के अंदर कुल कितने द्वीप है भाई? NCERT ये तो मानती है 572 द्वीप। कितने द्वीप मानती है? 572 द्वीप है। लेकिन अपनी जो दूसरी किताबें अपने RBSC के अंदर या जो सिलेबस की किताबें चल रही वर्तमान समय में, उसके अनुसार यहाँ पर कुल 204 द्वीप है, ठीक है। कितने द्वीप है? 204 द्वीप है। तो इसके अंदर और भी बहुत सारे छोटे मोटे द्वीप अपने को मिल जाएंगे, ठीक है भाई। ये तो इसकी बात हो गई। इसके बाद में देखो अपन बात करते हैं, और जैसे मान लो लैंडफॉल द्वीप है, तो इस लैंडफॉल द्वीप के यहाँ पर उत्तर में कौन सा आ जाता है? ये इंडोनेशिया के द्वीप है। इंडोनेशिया, इंडोनेशिया देश है। इनके बीच में ये वाला जो भाग है इसको बोलते हैं अपन कोको चैनल। कोको चैनल, कोको चैनल किस किस को लग करता है? तो इंडोनेशिया और अंडमान, ठीक है। इंडोनेशिया अंडमान के बीच में, या बोलते हैं लैंडफॉल और इंडोनेशिया के बीच में कौन सा चैनल है? कोको चैनल। इनके बीच में कोई चैनल नहीं है। यहाँ पर ये वाला जो चैनल है इसको बोलते हैं अपन डंकन पास, डंकन या डेक्कन, डेक्कन पास। किसके बीच में भाई? लिटिल अंडमान और दक्षिणी अंडमान, इन दोनों के बीच में। लिटिल या लघु, दोनों एक बात है ध्यान रखना, लिटिल या लघु अंडमान, इन दोनों के बीच में दक्षिणी अंडमान और लिटिल अंडमान के बीच में कौन सा पास है? तो आपको उत्तर आ जाएगा डंकन या डेक्कन पास के नाम से इसको जानते हैं। अब देखो एक इंपोर्टेंट चैनल आता है यहाँ पर। इस प्रकार से एक रेखा है, इसको बोलते हैं 10 डिग्री चैनल। 10 डिग्री चैनल, 10 डिग्री चैनल जो है अलग करती है किसको? अंडमान और निकोबार को। ये वाला भाग जो है अंडमान का है, इसके नीचे वाला भाग कौन सा है? निकोबार है। तो निकोबार को अंडमान से अलग करने वाला चैनल कौन सा है? 10 डिग्री। तो किसके बीच में? लिटिल अंडमान और ये है आपका उत्तरी निकोबार, ठीक है। उत्तरी निकोबार और लिटिल अंडमान के बीच में जो है तो कौन सा चैनल है? 10 डिग्री चैनल है इसके बीच में, ठीक है। इसको उत्तरी नहीं करके कार निकोबार के नाम से जानते हैं, कार निकोबार के नाम से इसको जाना जाता है। इसी प्रकार इसके भी कितने भाग हैं? 3 भाग है। कार निकोबार, कार निकोबार के एक है लघु निकोबार और एक है ग्रेट निकोबार, ग्रेट निकोबार, ठीक है। एक मिनट, ये इंडोनेशिया नहीं हुई, थोड़ा सा यहाँ पर ये म्यांमार का है, म्यांमार। तो कोको चैनल का म्यांमार भाग को लगता है। यहाँ पर अपना इंदिरा पॉइंट है, इंदिरा पॉइंट। और यहाँ पर एक चैनल है, इसको कहते हैं अपन महान चैनल, महान चैनल। ये महान चैनल जो है ये इंडोनेशिया और भारत के बीच में, इंडोनेशिया, ठीक है, सुमात्रा, जावा वगैरह वो द्वीप समूह है, इनके बीच में। तो इस प्रकार से अंडमान निकोबार द्वीप समूह की स्थिति इस प्रकार से बनी हुई है। इसमें देखो 2-3 चैनल है। इसमें देखो एक तो ग्रेट चैनल मैंने करा दिया, इसके अलावा एक है प्राइस चैनल। यहाँ पर एक चैनल है, इसको बोलते हैं अपन प्राइस चैनल। तो प्राइस चैनल किसके बीच में हो गया? लघु या लिटिल, तो लघु और ग्रेट के बीच में कौन सा है? प्राइस चैनल। इसके अलावा और 5-4 चैनल है,
तो ये पांचाल जो है कार निकोबार और नंदपुरी द्वीप के बीच में, तो इस प्रकार से ये चैनल आ जाएंगे। इसमें सर्वोच्च चोटी कौन सी है इसकी? माउंट थूलियर। माउंट थूलियर, ये माउंट थूलियर जो है निकोबार की सबसे ऊंची चोटी है, सर्वोच्च चोटी है। कहाँ पर है? तो उत्तर आएगा ग्रेट निकोबार में, ग्रेट निकोबार के अंदर है। तो निकोबार की सबसे ऊंची चोटी माउंट थूलियर है, जो ग्रेट निकोबार या महान निकोबार के अंदर स्थित है। ठीक है, सबसे ऊंची चोटी पूरे की सेंट्रल की 732 मीटर। तो डियर स्टूडेंट, आप लोगों को समझ में आ गया होगा द्वीप समूह बंगाल की खाड़ी के द्वीप को मैंने आज कराया आपको। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आएंगे। तो इस प्रकार से ये अपना जो टॉपिक है भारत के भौतिक विभाग, कई दिनों बाद में आज अपना पूरा हुआ, और मुझे ऐसी आशा है ये पूरा चैप्टर आपके बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। नहीं समझ में आया तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।